एक क्षण चुंबक अपन ली, क्षण चुंबक का मतलब आप सीधी एक चुंबक ले सकते हैं और ये इसका उत्तरी ध्रुव कर दिया, ये इसका दक्षिणी ध्रुव कर दिया। हमेशा ध्यान रखना है कि क्षण चुंबक का पता आपको इस तरह से लगाना है, जो सिरा उत्तर की तरफ ठहर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को किसी धागे से अगर लटका दिया जाए तो जो सिरा उत्तरी दिशा में ठहर रहा है उसे उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण दिशा में ठहर रहा है उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो फिलहाल मैं इस तरह से मार्किंग कर रहा हूं, इसको उत्तर सिरा और इसको दक्षिण सिरा का है। ध्यान रखें कि चुंबक में जो बल रेखाएं निकलती हैं वो इस तरह से निकालनी है आपको। इसमें ध्यान रखें कि उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं सदैव निकलती हैं, तो तीर इस तरह से लगाएंगे आप, इस तरह से इनकी, और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, ये ध्यान रखना है। और इसमें भी देखिए इस तरह से आपको दिखाना है कि उत्तरी ध्रुव से ये आ रही है, उत्तरी ध्रुव से आ रही हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं, और यहां से और भी बल रेखाएं जो निकल रही हैं, इस तरह से आपको और भी और बना दिया। ये इनको आप प्रवेश करता हुआ दिखाएंगे। ये इस तरह से जब भी कोई छड़ चुंबक हो तो छड़ चुंबक के चारों ओर, छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं आप इसको बता सकते हैं। और चुंबक के अंदर आप बताओ तो चुंबक के अंदर ये सदैव दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, ये इस तरह से ये चुंबकीय रेखाएं हैं, वो बल रेखाएं, वो एक बंद पथ होता है। क्या होता है? बंद पथ होता है। कोई भी बल रेखा दूसरे को नहीं काटती। ये बल रेखा आके बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करेगी और अंदर जाकर यहाँ पूरा एक बंद वक्र पूरा करेगी। दूसरी भी ऐसे पूरी, कोई भी किसी को काटती नहीं है। इसी हिसाब से और चुंबकीय बल रेखाओं के प्रभाव में अन्य कोई वस्तु आती है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। लोहा और अन्य चुंबक की बात अपन कर रहे हैं, तो ध्यान रखें। इस तरह का परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि चुंबक का चुंबकत्व कहाँ सर्वाधिक कहाँ होता है। तो चुंबक का चुंबकत्व वास्तव में क्या होता है? किसी चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु को आकर्षित करना या अन्य चुंबक को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे चुंबकत्व कहा जाता है। और चुंबकत्व का जो गुण है वो निर्भर करता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पर। तो इसलिए इसका प्रश्न का आंसर जैसे ऑप्शन आता है कि चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? इसके किनारों पर, इसके मध्य में, कहीं सभी जगह समान, या इसके ध्रुवों पर। ये चुंबकीय ध्रुव होते हैं, ये N और S, ये जो चुंबकीय दो ध्रुव होते हैं। एक उत्तर दिशा में जो ठहरता है उत्तरी ध्रुव, दक्षिण दिशा में जो ठहरता है इसको लटकाने पर वो होता है दक्षिणी ध्रुव। तो ये N है, ये S है। आप यहाँ देखें, आप अगर यहाँ किसी वस्तु को रखें तो यहाँ आपको चार बल रेखाएं दिख रही है, यहाँ आपको चार बल रेखाएं दिख रही है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको इनकी बजाय दुगुनी से भी दुगुनी या काफी अधिक बल रेखाएं दिख रही है।
तो किसी भी चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? न उसके मध्य में, न उसके किनारों पर, सभी जगह एक समान, ये भी गलत है। आपको क्या उत्तर देना है? उसके ध्रुवों पर। क्या उत्तर देना है? उसके ध्रुवों पर। और उसका कारण क्या होता है? चुंबक का चुंबकत्व क्या होता है? चुंबक द्वारा अन्य लोहे की वस्तु को आकर्षित करना और अन्य चुंबक को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता है वो चुंबकत्व कहलाती है, और वो निर्भर करती है चुंबकीय बल रेखाओं पर। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। एक बंद पथ होता है, यहाँ से ऐसे जाके पूरा अंदर की तरफ आप देखें तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ ये गमन करती हैं। ये आपको देखना है। ये परीक्षा में ये चित्र आता है, पूछा जाता है। आसान सा चित्र, आपको यही ध्यान रखना है कि उत्तर से निकाल के दक्षिण में प्रवेश करवाना है। ये बात हुई अपनी। अब इसके बाद में है अब चुंबकीय क्षेत्र जो एक है वो एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, और दिशा और परिमाण जिस राशि में होते हैं वो कहलाती है सदिश राशि। क्या कहलाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। और अब उसके बाद में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपने पढ़ लिया। जब धारा प्रवाहित हो, गर्म हो जाए तो तापीय प्रभाव। जब धारा प्रवाहित हो चालक में और वो चुंबक बन जाए, जैसे यहाँ आपने देखा धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, कोई विक्षेप नहीं था, धारा प्रवाहित हुई तो विक्षेप हुआ, धारा की दिशा बदल दी तो विक्षेप की दिशा भी बदल गई। यानी यहाँ इस चालक तार में प्रवाहित धारा प्रवाहित करते ही चुंबक बन गया। आप इसको समझना कि धारा प्रवाहित हुई और चुंबक बन गया। अब इसका उल्टा हो जाए कि चुंबक प्रवाहित हो, चुंबक प्रवाहित का मतलब चुंबक गति करे तो धारा प्रवाहित हो सकती है क्या? ऐसा सोचा जाए कि अगर चालक तार है और उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है तो वो चुंबक बन गया। चालक तार में धारा प्रवाहित हुई, वो चुंबक बन गया। अब चुंबक उसके पास से गुजरे या गति करे तो क्या उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है? इस बात को सोचकर एक प्रयोग किया गया। वो इसमें ऐसा हुआ कि एक इस तरह से एक चालक तार लिया, या चालक तार को मुड़े हुए चालक तार को अपन कहते हैं कुंडली। क्या कहेंगे? कुंडली कहेंगे। और कुंडली के पास एक छड़ चुंबक ली गई। यह है छड़ चुंबक जिसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ये इसको अपन पास लाते हैं। और ये यहाँ एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? परिपथ में धारा का मापन करता है। सूक्ष्म धारा भी अगर परिपथ में हो तो उसका मापन करता है। पहले ये बिल्कुल मध्य अवस्था में है, यानी इस समय इसकी अवस्था ये है कि इसमें कोई विक्षेप नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, मध्य अवस्था में है। तो इसका मतलब इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। गैल्वेनोमीटर को जिससे अपन ने लिखा है, अगर इस गैल्वेनोमीटर की सुई में इधर विक्षेप हो या इधर विक्षेप हो तो अपन कहेंगे कि इस परिपथ में कुछ धारा है। जैसे ही अब इसको अपन ने लिख दिया कुंडली, ये एक चालक तार की कुंडली है, अनेक फेरों से बनी हुई। गैल्वेनोमीटर से इसके दोनों सिरे अपन ने जोड़ दिए। इधर क्या ले ली? एक छड़ चुंबक। क्या ले ली? छड़ चुंबक। अब छड़ चुंबक को आगे लाया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? विक्षेप होता है। और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आने का मतलब क्या हुआ? और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप किधर आता है? गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इधर आता है, यानी इस दिशा में ये झुक जाती है।
और ये धारा की दिशा भी, ये इधर से धारा आएगी तो ये इधर झुक जाएगा और और गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है वो अपने को ये बता रहा है कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है और धारा की दिशा भी गैल्वेनोमीटर के विक्षेप से हम बता सकते हैं। इस बार इधर है तो ये धारा की दिशा ये रहेगी, अगर इधर झुक रहा है तो धारा की दिशा ये है, इधर झुक रहा है तो धारा की दिशा ये है। और ये जो धारा की दिशा है ये देखो आप बताएं किससे मैच कर रही है, ये मैच कर रही है वामावर्त, यानी अभी धारा की दिशा कौन सी है, वामावर्त। लेंज के नियम के अनुसार जो उत्पन्न धारा है वो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये आप उत्पत्ति किस वजह से हुई है, आप इसको ला रहे हैं, चुंबक को ला रहे हैं पास, चुंबक की गति, चुंबक की गति किस दिशा में हो रही है, कुंडली के पास। और कौन सा सिरा आ रहा है, एन सिरा। और एन सिरा अगर यहां धारा कौन सी हो, यानी ये सिरा कौन सा बने, इधर से अपन देखें और अपने को अगर कुंडली में इधर से अपन देखें और कुंडली में अपने को वामावर्त धारा दिखे तो ये सिरा बनेगा एन और ये सिरा बनेगा एस। और ये एन सिरा बन रहा है तो ये इसका विरोध करेगा क्योंकि ये भी एन है ये भी एन है और ये इसका विरोध करेगा। तो लेंज का नियम भी यही करे कि उत्पन्न जो विद्युत धारा है, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा सदैव उन कारणों का विरोध करते हैं जिनकी वजह से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो हमेशा इधर से देखने पर जो ध्रुव बनेगा वो क्या बनेगा, एन ध्रुव। अगर अपन चुंबक का एन सिरा, छठ चुंबक का एन सिरा पास ला रहे हैं तो यहाँ एन बनेगा और ये एन यानी उत्तरी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव का विरोध करेगा। तो धारा की दिशा सदैव उस दिशा में होगी। अगर इसका उल्टा करें, अगर अपन इसको कुंडली को दूर ले जाएं, ये एन है ये एस, अगर इसको दूर ले जाएं तो अब की बार विक्षेप का आएगा, विक्षेप आएगा इस दिशा में और धारा की दिशा होगी कौन सी, ऊपर की तरफ। धारा की दिशा कौन सी होगी, इस तरह से, और इधर इस तरह से होगी। तो यहां धारा की दिशा, वही लेंज का नियम, धारा की दिशा सदैव उन कारणों का विरोध करेगी जिनकी वजह से उनकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति किस वजह से हुई है, इसके दूर जाने से, और दूर जाने से हुई है तो यहाँ कौन सा सिरा बनेगा, एस, और एस इस एन को हमेशा खींचेगा। तो इसलिए ये इसका पास आने का, पिछली बार पास आने का विरोध कर रही थी, इस बार दूर जाने का विरोध कर रही है। तो ये तो हुई धारा की दिशा। अब ये धारा उत्पन्न क्यों हुई, ये गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्यों हुआ, और विक्षेप हुआ तो इस पर पास लाने का, दूर ले जाने का क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों फर्क पड़ रहा है, विक्षेप बदल क्यों रहा है, एक बार इस दिशा में विक्षेप आ रहा है, एक बार इस दिशा में विक्षेप आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस बारे में जो बात मैंने शुरू में कही थी वो ध्यान रखें आप, कि जब किसी कुंडली में धारा, जब किसी कुंडली या चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबक बनता है। इस बार क्या करना है, चुंबक को उसके आसपास गति करवानी है तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। ये चीज कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये चीज क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और वास्तव में इसमें होता क्या है, जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य गति, सापेक्ष गति करवाते हैं। सापेक्ष गति करवाने का अर्थ ये हुआ कि ये आपके पास कुंडली और ये चुंबक है, आप चाहो तो दोनों को गति करा सकते हैं, दोनों को पास लाएं, दोनों को दूर ले जाएं, ये गति ये हो गई। दूसरा, आप कुंडली को स्थिर रखें, चुंबक की गति करवाएं, आगे लाएं या दूर ले जाएं। या तीसरा ये हो सकता है, आप चुंबक को स्थिर रखें और कुंडली को गति करवाएं, आगे पीछे कर सकते हैं। तीनों ही स्थितियों में क्या हो रहा है, कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति हो रही है, और इस गति से क्या होता है, इस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अब फ्लक्स क्या होता है कि अभी अपन ने देखा कि ये छड़ चुंबक थी, छड़ चुंबक के एन सिरे से ये बल रेखाएं निकल रही थी, एस में प्रवेश कर रही थी, और अगर इस एरिया में कोई पृष्ठ लाएं तो अगर उसके पास ले जाएं तो बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी, और अगर दूर ले जाएं तो बल रेखाएं कम निकलेंगी इस पृष्ठ से। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ हो और उस पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, ध्यान रखें।
आने वाला प्रश्न होता है चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, कि किसी चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी पृष्ठ को रखा जाए तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। और इसका मात्रक होता है वेबर, इस तरह वेबर लिखा जाता है और ये इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका प्रदर्शित करने का सिंबल होता है। तो ये बात हुई चुंबकीय फ्लक्स की। अब बात वापस करते हैं कुंडली और इसकी, कि जब कुंडली और इसके बीच सापेक्ष गति होती है, गति होगी तो कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में, अब फ्लक्स का मतलब आप समझ गए चुंबकीय बल रेखाएं, तो फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। और फ्लक्स में परिवर्तन होने से, कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होने से यहां एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस बल से क्या होती है, एक धारा उत्पन्न होती है। उस बल विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल और इस धारा को क्या कहा जाता है, प्रेरित विद्युत धारा, और इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसे क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ध्यान रखें क्या बोलना है आपको, कि दोबारा एक शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान रखें कि जब किसी चुंबक और कुंडली के सापेक्ष गति होती है, गति किसी भी तरह से हो सकती है, मैंने बताया 3 तरह से, दोनों को गति कराएं, एक को स्थिर रखें चुंबक को कराएं, या चुंबक को स्थिर रखें कुंडली को गति कराएं। तीनों स्थितियों में यानी सापेक्ष गति होने पर, जब किसी कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति होने, मध्य सापेक्ष गति होने पर कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और इस फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे कुंडली में धारा बहती है। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल और इस धारा को क्या कहेंगे, प्रेरित विद्युत धारा, और इस प्रभाव को कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रेरणा से हुए हैं, इसकी प्रेरणा से, इसकी प्रेरणा से, या कहें कि ये गति से हुए तो एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में सुना था ना अन्योन्य प्रेरण, वैसे ही इसमें ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये आपका टॉपिक था और ये इस तरह से आपको देखना था।